नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज के इस मिड डे प्राइम के अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के दौरान क्या कुछ बड़ी चीजें हुई, खासकर जब प्रधानमंत्री ने यूएस कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित किया और जब संयुक्त वार्ता हुई तो भी क्या कुछ निकलकर सामने आया। यानी दोनों देशों के बीच के रिश्ते किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह नए आयाम छू रहे हैं और क्या कुछ समझौते भी हुए हैं। ये पूरी जानकारी आपके सामने हम देंगे आपको अगले 1 घंटे में। लेकिन साथ ही साथ देश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी होंगी। साथ में बात करेंगे जो विपक्षी एकता को लेकर आज पटना में बैठक हो रही है, उसकी भी बात होगी। तमाम अन्य खबरें हैं साथ में। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मिलने का है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार अमेरिकी संसद को किया संबोधित। घंटे भर के भाषण में तालियों से गूंजती रही संसद। अमेरिकी संसद में लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने एआई से की भारत अमेरिका संबंधों की तुलना। कहा, जब भारत बढ़ता है तो बढ़ती है पूरी दुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा व साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने के उपायों पर की चर्चा। संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने की सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई की वकालत, तो वहीं बाइडेन ने दोनों देशों की साझेदारी को बताया सबसे मजबूत। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में भव्य स्टेट डिनर का हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने भव्य आयोजन के लिए आभार किया व्यक्त। कहा, अमेरिका की सफल यात्रा में भारतवंशियों की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री की अमेरिका दौरे की उपलब्धियों को भाजपा ने बताया खास। कहा, अमेरिका दौरे के दौरान कई ऐसे निर्णय लिए गए जो भारत के नव निर्माण की पटकथा लिखेंगे। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर समझौता ज्ञापन न केवल अनुसंधान बल्कि व्यवसायिक अवसरों को भी देगा बढ़ावा। जम्मू में बलिदान दिवस पर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर के 2 दिनों के दौरे की शुरुआत। अनेक विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, 9 साल में आतंकी घटनाओं में आई 70% की कमी। आतंकी घटना पर नकेल कसने में मिली सफलता। पटना में विपक्षी नेताओं के जमावड़े पर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने साधा निशाना। बैठक को बताया फोटो सेशन। कहा, कितने भी मिलाओ हाथ, नहीं संभव है विपक्षी एकता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की छत्र छाया में विपक्षी नेताओं को जुटाने को बताया हास्यास्पद। कहा, आपातकाल की पीड़ा झेल चुके राजनीतिक दल कांग्रेस के बैनर तले हो रहे हैं इकट्ठा। जो पुल नहीं बना सकते वो डेमोक्रेटिक ब्रिज कैसे बनाएंगे। बेंगलुरु में स्वास्थ्य कल्याण और खेल पर गहन विचार विमर्श के लिए आज से शुरू हो रहा है 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम Y20। तो वहीं पटना में जारी G20 देशों के श्रम संबंधी समूह की श्रम 20 की शिखर बैठक का आज दूसरा दिन। और बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक्स में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत को अंकुश ने गोल्फ में दिलाए 2 स्वर्ण, वहीं रणवीर और राहुल की जोड़ी ने भी गोल्फ में जीता स्वर्ण। तो आइए सबसे पहले बड़ी खबरों से करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का आज तीसरा दिन है और आज का ये तीसरा दिन भी बेहद पावर पैक्ड है क्योंकि आज कई कार्यक्रम हैं जो होने हैं, जिनमें सीईओ से मुलाकात भी विशेष तौर पर जिस पर सबकी नजर है, साथ ही
प्रोफेशनल से मुलाकात का भी कार्यक्रम रहेगा, लेकिन नजरें रहेंगी जब प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर भारतवंशियों में उत्साह देखते ही बनता है। साथ ही प्रधानमंत्री आज उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात करेंगे। तो काफी व्यस्त रहेगा प्रधानमंत्री का आज का भी कार्यक्रम, और इस राजकीय यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है ताकि इसे विशेष बनाया जाए। और इसके तहत व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में भव्य राजकीय रात्रि भोज का भी आयोजन हुआ, जिसके लिए विशेष व्यंजन, विशेष आतिथ्य के साथ तैयारियां की गई थी। अमेरिका और भारत के कई दिग्गज इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। पीएम मोदी ने इस भव्य आयोजन के लिए राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस खास सत्कार के लिए मैं दिल से आभारी हूं। पीएम मोदी ने साथ ये भी कहा है कि अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय समुदाय के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। पीएम ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका में निरंतर मान सम्मान मिला है। आज की शाम को और अधिक खास बनाते हैं हमारे साथ उपस्थित दोनों देशों के सभी महानुभाव, लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों को जीवन में साकार करते हैं लोग हमारी सबसे कीमती पूंजी है। इंडियन अमेरिकन लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय मूल्यों, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका के मेल्टिंग पॉट में निरंतर मान सम्मान मिला है। भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने कहा कि ये भारत अमेरिका के संबंधों का नया दौर है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ कहा कि उनका समय काफी अच्छा बीता है। बाइडेन ने कहा कि आज हम भारत और अमेरिका की दोस्ती का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्टेट डिनर भारत और अमेरिका के बीच मैत्री के अटूट बंधन को मनाने का एक अवसर है। As two great democracies in the bustle of our work, India and the United States hear the cry and the call of destiny to take our nations and the world forward to a future worthy of our dreams, a future of greater prosperity, opportunity, liberty, equality for all, and for the good of the world. Because it's only when every person can grasp their fullest potential that we as nations can achieve our highest purpose. और भारत अमेरिका संबंधों में देखें तो 22 जून 2023 ये तारीख ऐतिहासिक रहेगी, क्योंकि इस तारीख के ही कार्यक्रमों में शामिल था एक ऐतिहासिक अवसर जब प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। और ये दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री कांग्रेस को संबोधित करने पहुंचे। इससे पहले साल 2016 में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को संबोधित किया था। 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए। प्रधानमंत्री जब कांग्रेस सभागार में पहुंचे तब सांसदों ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उनकी एक झलक पाने और मोबाइल में तस्वीर लेने की एक होड़ सी नजर आई। पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। भारत अमेरिका के संबंधों की प्रगाढ़ता और नई ऊर्जा इस दौरान साफ नजर आई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा। उन्होंने अमेरिका भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की एक बार फिर सराहना की और बताया कि बीते दशक में भारत ने किस तेजी के साथ विकास किया है। 10वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनना भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री ने भारत की डिजिटल क्रांति, वित्तीय समावेशन से भी अमेरिकी कांग्रेस को परिचित करवाया और साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से अमेरिका की मित्रता और उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद दिया। In the past few years, there have been many advances
in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. तो प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस के बाद कैपिटल हिल पहुंचे। वहां उनकी अगवानी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी ने की और वहीं संबोधन खत्म होने के बाद सांसदों ने प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ भी जमकर लिया। तो प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस में संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए और संबोधन के दौरान 79 बार जोरदार तालियां बजी। साथ ही 15 बार खड़े होकर सांसदों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। मोदी मोदी के नारों से सदन गूंजता रहा। सांसदों में सेल्फीज और ऑटोग्राफ्स लेने की होड़ भी नजर आई। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें आपके सामने रख रहे हैं। पीएम ने कहा है कि ये साझेदारी नई सुबह में सूरज की तरह है जो चारों ओर प्रकाश फैलाएगी। यूएस अमेरिका संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से अपने संबोधन में ये बात कही गई और जैसा पीएम को हमने अभी सुना कि पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति हुई है, लेकिन वहीं एक और एआई में भी प्रगति हुई है और वो है अमेरिका और इंडिया के संबंध। तो अमेरिका और इंडिया में भी महत्वपूर्ण विकास, इन संबंधों को भी हमने आगे बढ़ता देखा है। एक और एआई यानी अमेरिका और इंडिया। जोरदार तालियों से प्रधानमंत्री का स्वागत। प्रधानमंत्री की अगवानी, प्रधानमंत्री को आमंत्रित, प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया है जोरदार तालियों के साथ। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश नीति को लेकर भी इस बात को सामने रखा कि हमारा मंत्र ही है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है। अपनी विदेश नीति के इस मंत्र को सामने रखते हुए पीएम ने इस बात को सामने रखा कि हम विश्व में सबके कल्याण के लिए काम करते हैं, तो विश्व की बेहतरी के लिए भारत काम करता है। इस तथ्य को भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रेखांकित किया। वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की ताकत को भी सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के डीएनए में ही लोकतंत्र है और ऐसे में लोकतंत्र की परिभाषा को रखते हुए भी पीएम ने कहा कि लोकतंत्र समानता और गरिमा का समर्थन करता है और भारत ऐसे मूल्यों को पाकर धन्य है। तो भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक शक्तियां, दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती हैं। वहीं आर्थिक मोर्चे की बात करते हुए पीएम ने कहा कि आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन साथ ही पीएम ने इस बात को भी रेखांकित किया कि जल्द ही भारत 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इसी के साथ पीएम ने इस सोच को भी बुलंद आवाज में सामने रखा कि जब भारत बढ़ता है तो पूरी दुनिया बढ़ती है। तो अपने संबोधन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रधानमंत्री ने सामने रखे। यूक्रेन विवाद पर भी पीएम ने कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है, बल्कि ये संवाद और कूटनीति का युग है। यानी सभी विवाद संवाद के जरिए इनको सुलझाना चाहिए और भारत शांति का पक्षधर है। इस बात को एक बार फिर पीएम ने इस बात पर जोर दिया है। वहीं अपने संबोधन में 2016 में भी पीएम ने आतंकवाद पर कड़ी बात रखी थी और हमने इस बार भी देखा कि प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और आज आतंकवाद और कट्टरवाद विश्व के सामने बड़ा खतरा है और आतंकवाद से निपटने में कोई किंतु परंतु हो ही नहीं सकता। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की बात ही नहीं है, बल्कि हमें आतंक को स्पॉन्सर करने वाले, इसे एक्सपोर्ट करने वाले सभी ताकतों को नियंत्रित करना होगा। इस तथ्य को एक बार फिर प्रधानमंत्री ने सबके सामने यूएस कांग्रेस में रेखांकित किया है। तो वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी बात सामने रखते हुए कहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता हमारी साझेदारी की केंद्रीय चिंताओं में से एक बन गई है। तो हिंद प्रशांत की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण को साझा करते हैं। तो
हिंद प्रशांत पर प्रधानमंत्री ने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण सामने रखा है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार का मुद्दा पीएम ने एक बार फिर अपने संबोधन में उठाया और बोला कि जब दुनिया बदल गई है तो हमारी संस्थाओं को भी बदलना होगा। तमाम वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात प्रधानमंत्री ने सामने रखी है और प्रधानमंत्री ने इस बात को इस तरह भी लिखा है कि अब दुनिया की व्यवस्था ही बदल चुकी है, ऐसे में हमें बहुपक्षवाद को फिर से लाना चाहिए। बहुपक्षवाद पर जोर दिया, संस्थाओं में भी बहुपक्षवाद की झलक दिखनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि सभी प्रशासन से जुड़ी हुई वैश्विक संस्थाएं, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र पर सुधार बेहद जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में सुधार प्रतिनिधित्व के आधार पर जगह मिलनी चाहिए। साथ ही भारत का क्या विजन दृष्टिकोण है, किसको लेकर भारत आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये एक ऐसा मूल मंत्र है जिसको लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। साथ ही भारत में जाति, पंथ या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है और इस सोच के साथ भारत काम कर रहा है कि सबका विकास जरूरी है। उन्होंने बोला कि हमारी 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं देश में, लेकिन फिर भी हम सब एक स्वर में बोलते हैं और भारत का जो विकास का दृष्टिकोण है वो इसी पर आधारित है। साथ ही इस मंच पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लेकर जो विकास हो रहा है उस पर भी बात की कि भारत का दृष्टिकोण महिलाओं का नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में होने वाले विकास पर जोर देता है भारत। और प्रधानमंत्री ने इस बात को रखा है कि अब भारत में महिलाएं हैं जो स्वयं विकास की यात्रा का नेतृत्व करती हैं। तो भारत का दृष्टिकोण ही है विमेन लेड डेवलपमेंट। तो आपके सामने हमने कुछ बिंदु रखे कि जब प्रधानमंत्री ने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया तो ये तमाम बिंदु थे जिन्हें प्रधानमंत्री ने जिन पर जोर डाला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कह सकते हैं कि ये अमेरिका दौरा कई मायनों में खास है और वहां जो भारतीय समुदाय के लोग रह रहे हैं उनमें भी पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर बड़ा उत्साह शुरुआत से ही देखा जा रहा है। यहां तक कि प्रोटोकॉल को तोड़कर भारतीय समुदाय के लोगों को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की इस अमेरिका यात्रा को लेकर कुछ ऐसा ही उत्साह अमेरिकी सांसदों ने भी दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद ज्यादातर अमेरिकी सांसदों ने खुशी जाहिर की है। ट्विटर पर भी हम तमाम बयान पढ़ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी पढ़ रहे हैं। अमेरिकी सांसद ब्रायन फिट्जपैट्रिक ने ट्वीट कर कहा है, मेरे मित्र नरेंद्र मोदी के साथ सदन में जाना और आज हमारे देश की राजधानी में उनका स्वागत करना सम्मान की बात थी। वहीं सांसद ग्रेग स्टेंटन ने कहा कि विश्व स्तर पर शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा देने और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमेरिका भारत साझेदारी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी सांसद रिच मैककॉर्मिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शानदार मुलाकात हुई, भारत और अमेरिका मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएंगे। और कॉलिन एलरेड ने ट्वीट कर कहा कि वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए दुनिया के लोकतंत्रों को मिलकर काम करना चाहिए। संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। मैं हमारे दोनों देशों के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना जारी रखने के लिए उत्सुक हूं। सांसद मार्क वार्नर ने ट्वीट में कहा कि पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। अमेरिका और भारत दोनों की अर्थव्यवस्थाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारी साझेदारी को गहरा करने का इससे अधिक महत्वपूर्ण समय कभी नहीं रहा। और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय मुलाकात भी की। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा की और इस साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने के विभिन्न उपायों पर भी चर्चा की गई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया और संबंधों की प्रगाढ़ता को अगले स्तर पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने, विश्व में शांति स्थिरता स्थापित करने और विकास की दिशा में साझेदारी असीमित संभावनाओं और क्षमता से भरी हुई है। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र का डीएनए भारत की रगों में है। वहीं प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट किया। स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, प्रायोजित और आतंकवाद के खिलाफ किसी भी स्वरूप के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। हमारे सभी साझे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त करना। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र
भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह रिलायबल, सिक्योर और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। आज हमने आर्टेमिस अकॉर्ड्स में शामिल होने का निर्णय लेकर हमारे स्पेस कोऑपरेशन में एक लंबी उड़ान भरी है। संक्षेप में कहूं तो भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो नए दौर में नए स्वरूप में आगे बढ़ रहे हैं भारत और अमेरिका के संबंध। और व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच गुरुवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई। और आज के न्यूज लेंस में जानिए आखिर पीएम की इस राजकीय यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच गुरुवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस द्विपक्षीय वार्ता ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में नए युग की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों की तरफ से रक्षा, अंतरिक्ष, कारोबार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। इन घोषणाओं में अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस द्वारा भारत में युद्धक विमान का इंजन बनाने से लेकर माइक्रॉन द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग तक की घोषणा शामिल है। Agreement to produce GE 414 engine. The other elements include India's plan to procure MQ-9B Reaper drones from the US. There have also been some decisions and announcements with regard to placement of defense personnel in each other's facilities to better understand different systems and their operations. We have also announced commencement of negotiations with the US Department of Defense for concluding a security of supply arrangement. As also discussions on the reciprocal defense procurement agreement. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पीएम की इस राजकीय यात्रा के दौरान भारत अमेरिका के बीच किन किन मुद्दों पर बनी है सहमति। सबसे पहले अमेरिका ने बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की बात कही है। वहीं भारत ने लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सिएटल में एक मिशन स्थापित करने की बात कही।
साथ ही गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय शिखर वार्ता शुरू होने से पहले व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि भारत ने आर्टेमिस संधि में शामिल होने का फैसला किया है। बता दें कि आर्टेमिस संधि 1967 की भारी अंतरिक्ष संधि OST पर आधारित है। ये 2025 तक मानव को चंद्रमा पर उतारने का अमेरिकी नेतृत्व वाला एक प्रयास है। इसके साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के बीच 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन भेजने पर भी सहमति बनी है। वहीं अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का ऐलान किया है, जिस पर $2.75 बिलियन का निवेश किया जाएगा। मोदी और बाइडेन के बीच वार्ता में MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने को लेकर भी सहमति बनी है। ये दुनिया का सबसे घातक मानव रहित विमान है, जो अपने अचूक निशाने व सटीक निगरानी के लिए जाना जाता है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच जेट इंजन को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। नए समझौते के अनुसार तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-2 को पावर देने के लिए एरोस्पेस के F414 इंजन का भारत में सह उत्पादन किया जाएगा। वहीं उन्नत कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दोनों देश भारत अमेरिका क्वांटम समन्वय तंत्र स्थापित करेंगे, जो हमारे उद्योगों, शिक्षाविदों और सरकार के बीच अधिक सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री की ये अमेरिकी यात्रा कई मायनों में खास है। आने वाले समय में ये यात्रा भारत और अमेरिका के रिश्तों में नए आयाम गढ़ने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अमेरिका दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस में उनका राजकीय स्वागत किया गया। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, तो वहीं व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी के साथ मोदी मोदी के नारे लगाए और तिरंगा फहराया। ये इतिहास का पल था जब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, उनके सामर्थ्य, कौशल, सद्भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे। तो मैं राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घ दृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर योर फ्रेंडशिप। फ्रेंड्स, आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। भारत और अमेरिका दुनिया के 2 बड़े लोकतांत्रिक देश, जिनके मूल्य साझा हैं, जिनकी साझेदारी विश्वसनीय है, जो अब कदम दर कदम बढ़ते हुए 21वीं सदी में नई शुरुआत कर रहे हैं। भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के संविधान, उसके पहले 3 शब्द, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश सचिव, यानी दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल, ये भारतीय प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा के खास पल, जिसे हर एक भारतीय दिल में बसा लेना चाहता था।
अमेरिका में रहने वाले भारतीय भी बड़ी संख्या में व्हाइट हाउस पहुंचे। 22 जून 2023 ये दिन भारत और अमेरिका के रिश्तों के इतिहास में स्वर्ण अध्याय के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि आज जो कुछ हुआ वो इससे पहले इन दोनों देशों के रिश्तों में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर जो है राजकीय अतिथि के तौर पर उनका सम्मान किया गया, उनको वेलकम किया गया, तो अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए 21 तोपों की सलामी दी। यहां पर जो आप व्हाइट हाउस देख रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो निवास देख रहे हैं, इसके पीछे जो एक लॉन है जिसको साउथ लॉन की तरह से कहा जाता है, उसके दरवाजे पहली बार इतनी बड़ी तादाद में भारतवंशियों के लिए खोले गए। प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहली राजकीय यात्रा पर व्हाइट हाउस में थे और यह पहला मौका भी था जब व्हाइट हाउस ने अपने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भारतीयों को व्हाइट हाउस के अंदर बुलाया। यह है भारतीयों की बढ़ती हुई ताकत और भारतीय प्रधानमंत्री का सम्मान। करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी खुले मन से भारतीयों के कौशल और उनके सामर्थ्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों के साथ साथ भारत रक्षा स्पेस तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम बना रहा है। That the relationship between the United States and India is will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First 3 words, we the people. The enduring ties and shared values between our people and the shared responsibility as global leaders to tackle the great issues of our time together. दोनों देशों की नई साझेदारी और सम्मान में एक रात्रि भोज का भी भव्य आयोजन किया गया। स्टेट विजिट के दौरान व्हाइट हाउस मेहमान के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करता है, जिसमें दोनों देशों के हर एक क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों को शामिल किया जाता है। यह राजकीय यात्रा ऐतिहासिक इसलिए भी है कि जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज बन चुका है, ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री की मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति खुद करते हुए ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि 21वीं सदी भारत की सदी है और लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवता, समानता, सद्भाव, शांति और सहअस्तित्व की जब भी बात होगी, भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के इस राजकीय दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण करार हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें तकनीकी पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के इस दौरे की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका दौरे के दौरान कई ऐसे निर्णय लिए गए जो भारत के नवनिर्माण की पटकथा लिखेंगे। उन्होंने कहा कि रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज सहयोग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर समझौता ज्ञापन न केवल अनुसंधान बल्कि व्यवसायिक अवसरों को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी को उनके भाषण के दौरान 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला। इंडिया यूएस डिफेंस सिस्टम इकोसिस्टम भी लॉन्च किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी समझौता किया गया है। तो अमेरिका के
और भारत के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिसमें रक्षा, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इससे भारत में रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया की संकल्पना को भी बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के दौरे के दौरान डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कई ऐसे अहम निर्णय लिए गए जो नवभारत के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हमारे देश में हिंदुस्तानियों को आर्थिक उन्नति के नए अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस कांग्रेस इस बात को भी सामने रखा कि इंडिया यूएस डिफेंस इकोसिस्टम लॉन्च किया गया और इससे संयुक्त तौर पर उच्च स्तर के उपकरण भी विकसित किए जाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी समझौता किया गया और भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विकसित किया है। क्रिटिकल मिनरल एनर्जी सप्लाई चेन को भी विकसित किया जा रहा है। इस दौरे में डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कई निर्णय लिए गए हैं। $825 मिलियन निवेश के साथ भारत में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी निवेश होगा। $2.7 बिलियन का MOU इसमें साइन किया जा रहा है, जिसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में भी कई समझौते किए गए हैं। जेट इंजन के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच भी समझौता हुआ है। स्मृति ईरानी ने बताया कि पीएम ने कहा है कि ये युग युद्ध का नहीं बल्कि वार्ता और संवाद का है। इसी कारण भारत के उद्योग, शिक्षा आदि क्षेत्र में भी उन्होंने बोला है कि जिस तरीके के सहयोग हुआ है उससे इन क्षेत्रों में भी नई उड़ान मिली है। इसमें कहा कि ये युग युद्ध का नहीं, वार्ता का है, संवाद का है और उनकी संवाद शैली का ही ये प्रभाव है। अमेरिकी उनके इस दौरे में भारतीय उद्योग, भारतीय शिक्षा और भारत के आत्मनिर्भरता के संकल्प को नई उड़ान मिली है। और मिड डे प्राइम में आगे देखेंगे देश से जुड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। फिलहाल आपको सीधे प्रसारण के लिए चल रहे हैं मुंबई, जहां इस वक्त नितिन गडकरी अपना संबोधन दे रहे हैं। हम इसको 50% कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? मैं अभी आशीष जिसका उल्लेख कर रहा था, तब मैं तो आजकल मुंबई लगभग आता ही नहीं हूं, तो कभी मुलाकात नहीं होती, पर ये जो चौक है आपका, जो माहिम चर्च का, इसके बारे में एक रिकॉर्ड आया है कि हमारे देश में सबसे हाईएस्ट पोल्यूटेड कोई चौक है तो ये चौक है। अब 40% पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब हम इलेक्ट्रिक बस ला रहे हैं। आप समझ लीजिए कि मुंबई की पूरी बसेस इलेक्ट्रिक पर चलेगी तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक कार आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, अब इलेक्ट्रिक बस आई। जो बनाते नहीं रहते वो भी अब बना रहे, 2-2, 3-3 गुना कैपेसिटी बढ़ा रहे। और इतना ही नहीं तो मुझे पहले पत्रकार पूछते थे फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी, फिर रास्ते में बंद होगी तो चार्ज कैसे होगी। अब कोई नहीं पूछता है। अब वेटिंग लिस्ट है। अब मुझे बोलते हैं आउट ऑफ टर्न गाड़ी दिलाओ मुझे। ये कितना बड़ा रिवोल्यूशन है। इथेनॉल,
हमारे देश का किसान तैयार कर रहा है, बी मोलाइसिस, सी मोलाइसिस, शुगर केन जूस, मक्के से, ब्रोकन राइस से, बांबू से हम बिटुमेन बना रहे हैं, एविएशन फ्यूल बना रहे हैं, बायोफ्यूल। हवाई जहाज के फ्यूल में 2% डालने की बात है, हमारा किसान बना रहा है। तो आने वाले समय में हमने गांव के लोगों को रोजगार निर्माण किया। रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल सेक्टर को कैसे रोजगार देना, तो बायोफ्यूल का सेक्टर कम से कम 2 लाख करोड़ का बनेगा। पूरा उत्तर प्रदेश के किसान, गन्ना उत्पादक किसानों को इसलिए गन्ने का भाव मिला, गन्ने का पैसा मिला क्योंकि इथेनॉल आया। जब पूरी शुगर थी तो ब्राजील में 22 रुपए किलो शुगर का भाव और हिंदुस्तान में 32 रुपए किलो, कहां से एक्सपोर्ट होगा। अब मैं फ्लेक्स इंजन ला रहा हूं। अगस्त में टोयोटा की गाड़ी लॉन्च कर रहा हूं। ये कैमरी करके गाड़ी थी ना, जिसमें 100% पेट्रोल और 40% बिजली तैयार करती थी। अब पूरी टोयोटा की, इनोवा से लेकर सब गाड़ी आ रही है, सुजुकी की आ रही है, ऑलरेडी बजाज, टीवीएस और हीरो की स्कूटर्स आ गई है जो 100% बायो इथेनॉल पे चलेगी। यानी इथेनॉल का रेट 60 रुपए, पेट्रोल का 120 रुपए और 40% बिजली तैयार करेगी। तो पेट्रोल की तुलना में एवरेज जो मिल रहा है उसके हिसाब से अगर हिसाब लगे तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, 15 रुपए लीटर। और ऊपर से प्रदूषण नहीं। जो इथिक्स, इकोनॉमी और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जो 3 पिलर है हमारे इंडियन सोसाइटी के, उसमें इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। ऐसे हर फील्ड में आप देखिए, एक समय हमारे पास एमएसपी हम बढ़ाते गए, धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई कि कमर्शियल मार्केट प्राइस कम है और एमएसपी ज्यादा है, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन था। आज हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर बनाया। किसान अन्नदाता था, ऊर्जादाता बना। अब हमने पानीपत में एक रिफाइनरी शुरू की है जो राइस स्ट्रॉ, परली, वो आपको ज्यादा परली का मालूम, दिल्ली के पोल्यूशन के लिए परली कारणीभूत है। ये पंजाब हरियाणा के लोग जलाते थे और ये पूरा पोल्यूशन दिल्ली में होता है। तो परली पे हमने काम शुरू किया। अभी मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। 135 प्लांट आए देश में, काम शुरू है, 26 शुरू हो गए। और परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाते हैं। और मेरा देश का पहला ट्रैक्टर है जो बायो सीएनजी पे चलता है, जिसमें 1 लाख रुपए की बचत हो रही है। अब किसान ऊर्जादाता बन रहा है। और पानीपत में जो परली है उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल, इंडियन ऑयल का प्रोजेक्ट है, और 150 टन बायो बिटुमिन बनता है। अभी मैंने ऑलरेडी सीएसआर ने और सेंट्रल ने नया यूनिट बनाया, ट्रैक्टर मोल्डेड, कि परली से बायोमास से, कॉटन स्ट्रॉ, विट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, परली से बिटुमिन बनता है। तो आप सीधा प्रसारण देख रहे थे मुंबई से, जहां नितिन गडकरी इस वक्त सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर क्या कुछ उपलब्धियां उनके मंत्रालय की रही उसको सामने रख रहे थे, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने यही बात कही कि सरकार की सोच यही है कि कैसे जो किसान है वो अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बन जाए, और इसीलिए बायो इथेनॉल पर चलने वाली, पूरी तरह से बायो इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां भी आ रही हैं, 2 व्हीलर्स भी आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने जो पराली की समस्या है, जो खासतौर पर उत्तर भारत में बहुत ज्यादा देखी जाती है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि उससे भी अब बायो सीएनजी बनाने की बात हो रही है, और इसलिए अब किसानों के लिए भी बेहतर विकल्प मौजूद रहेंगे। अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिन की यात्रा पर हैं। अमित शाह ने आज जम्मू स्थित भाजपा कार्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके अलावा इस अवसर पर उन्होंने जम्मू में विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री दोपहर बाद श्रीनगर जाएंगे और श्रीनगर में वे संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित विस्ता महोत्सव में शामिल होंगे। अमित शाह श्रीनगर स्थित राजभवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक भी करेंगे। 24 जून को सुबह गृह मंत्री श्रीनगर स्थित प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास करेंगे, और इस दौरान गृह मंत्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा स्थिति को लेकर भी बैठक करेंगे। गृह मंत्री ने जनसभा में अपने संबोधन में कहा कि जब धारा 370 लागू हुई थी तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था,
और कहा कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जब धारा 370 इंट्रोड्यूस हुई, इसका विरोध किया और कहा इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे और इसके लिए सत्याग्रह करते करते जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। धोखे से अरेस्ट कर लिया गया। हम सब जानते हैं कि इनकी हत्या कर दी गई। आज श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिन है, मगर मैं जानता हूं श्यामा प्रसाद जी की आत्मा जहां पर भी होगी बड़े सुकून के साथ होगी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को निरस्त कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में हो रही विपक्ष की एकता बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पटना में फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक ही मंच पर आ रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भाजपा और मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। मैं विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूं कि कितने भी हाथ मिला लो, आप एक साथ नहीं आ सकते, और अगर आ भी गए तो 2024 में मोदी जी का 300 से ज्यादा सीटों के साथ आना तय है। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे देश के विपक्षी दलों के नेता आज पटना में तो जुटी रहे हैं और सभी दल भाजपा का मुकाबला करने के लिए एकजुट होना चाहते हैं। और इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने तंज कसते हुए कहा कि ये हास्यास्पद है जो कांग्रेस की छत्र छाया में ऐसे लोग इकट्ठे होंगे जो आपातकाल की पीड़ा झेल चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हैं जो प्राथमिक तौर पर ये साबित करती है कि वो नरेंद्र मोदी को अकेले हराने में सक्षम नहीं है, उन्हें सहारे की जरूरत है। बीजेपी नेता ने कहा कि जो लोग पुल नहीं बना सकते वो डेमोक्रेटिक ब्रिज कैसे बनाएंगे। ये हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। और देश की जनता एकजुट है नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और विपक्ष के नेता एकजुट हो रहे हैं पद पाने के लिए। ये कहना है बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का, जिन्होंने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि पटना में बदलूलूप, परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों का जुटान हो रहा है जिनके पास कोई नेता ही नहीं है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से ये एक्सक्लूसिव बातचीत। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना में हो रही विपक्ष की बैठक पर डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जी, कैसे देखते हैं, बिहार को कहा जाता है कि ये क्रांति की भूमि है, तो विपक्ष ने जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय छत्रपों के आगोश में जाकर बैठक कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो बिहार में यह बैठक महागठबंधन कर रही है और कांग्रेस लोकतंत्र को समाप्त कर चुकी थी। 1974 में इमरजेंसी कांग्रेस लागू की थी और वही वह धरती है जहां जयप्रकाश नारायण जी ने कांग्रेस के तानाशाह के खिलाफ संकल्प लेकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर किए थे। संकल्प लेने वाले लोग आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। वहां लोहिया और जयप्रकाश जी की आत्मा को
ये लोग वहां दुखी करने के लिए पहुंचे और दुखी हो रहे होंगे, खासकर जो उनके अनुयायी खुद को बताते हैं। महागठबंधन के नेता मंच पे एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं होंगे या न होंगे यह तो उनका विषय है, लेकिन मंच की यह एकजुटता महागठबंधन के नेताओं की एक ओर है, दूसरी ओर देश की जनता एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2024 में संकल्पित हो चुकी है, कमर कस चुकी है। एक तरफ जनता एकजुट हो चुकी है, दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग जो भ्रष्टाचार और तानाशाह के प्रतीक हैं, जो इस देश से गरीबी मिटाने के बदले गरीबी को बढ़ावा दिया है, भ्रष्टाचार की गंगा में जिन्होंने डुबकी लगाई है, हमेशा उनके साथ ये लोग हो रहे हैं। परिवारवादी लोग, विकास विरोधी लोग एकजुट हो रहे हैं। जनता सब देख रही है। देश की जनता विकास चाहती है, भ्रष्टाचार अब नहीं चाहती है। भ्रष्टाचारियों का वह मिलन है और विकास की गंगा बहाने वाले अपने भगीरथ प्रयत्न से नरेंद्र मोदी को इस देश के गरीबों ने अपना मसीहा माना है। देश के गरीबों के मसीहा को अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, महागठबंधन लोग चाहे जितना नाटक करे। ये कैसी बैठक है कि बैठक के पहले ही अरविंद केजरीवाल शर्त रख रहे हैं कि अध्यादेश जो है उसका समर्थन कांग्रेस करे, और प्रधानमंत्री पद के दावेदार बहुत सारे हैं, नीतीश कुमार भी उसके दावेदार हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के सवाल पर ये दल एक हो पाएंगे, जो राजनीतिक आकांक्षा है वो लोगों की पूरी हो पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यह सिद्ध कर चुकी है कि हम सत्ता के लोभी नहीं हैं, और सत्ता के लोभी लोग, परिवारवादी लोग सारे नीति सिद्धांतों को ताक पर रखकर आज एकजुट हो रहे हैं। और वहां जो पटना के शहरों में, गलियों में जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, वह वहां अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री जी के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो पटना में विपक्ष की हो रही इस बैठक पर भाजपा साध रही है निशाना। आइए अब रुक कर लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों का। राष्ट्र की अखंडता और समाज की उन्नति के लिए आजीवन कार्य करने वाले महान चिंतक एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन 23 जून को आज ही के दिन साल 1953 में हुआ था। इस मौके पर देश उन्हें याद करते हुए नमन कर रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर और शिक्षाविद थे, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया था। नेहरू से मतभेद के बाद लियाकत नेहरू समझौते का विरोध करते हुए मुखर्जी ने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। बीजेपी के प्रमुख बड़े नेताओं में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे पहले आते हैं। कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने या उस पर बहस की शुरुआत करने सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही की थी। मुखर्जी भारतीय राजनीति में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साल 1953 में बिना परमिट के कश्मीर का दौरा किया, जहां उन्हें जम्मू कश्मीर की तत्कालीन शेख अब्दुल्ला सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आदर्श मानती है। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर देश भर में बीजेपी नेता उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उनकी पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, संगठन मंत्री BL संतोष, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी,
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत अनेक वरिष्ठ नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ईसीजीसी यानी निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईसीजीसी को पारदर्शी बनाने के लिए अगले 4 महीनों में सभी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया जाएगा। ईसीजीसी को पूरी तरीके से पारदर्शी और सरल तौर तरीके, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस बनाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। अगले 4 महीने में पूरी तरीके से सभी प्रोसेसेस ईसीजीसी के डिजिटलाइज हो जाएंगे, सभी चीजें ऑनलाइन होंगी। अब किसी व्यक्ति को ईसीजीसी में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आज के दिन कोई क्लेम करता है, कोई लॉस होता है, नॉर्मली 90% ऑफ द लॉस 60 डेज में बैंक को भरपाई कर देते हैं, जिससे उनका ब्याज का मीटर भी बंद हो जाए और ब्याज का भार एक्सपोर्टर पे बंद हो जाता। और इसके साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।